ओके। तो देखो भाई, कल लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था उसका एक बार थोड़ा सा ब्रीफ फॉलो करवा देता हूँ, उसके बाद आज क्लास स्टार्ट करेंगे। बेसिकली कल लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में हमने स्टार्ट किया था। और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में लास्ट क्लास हमने समझा था कि हमारे पास में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बेसिकली हमारे पास में यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच का क्या होता है, एक इंटरफेस होता है जो कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि यूजर अपना जो कार्य है वो क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। उसके लिए हमने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम्स को स्टार्ट किया था। ठीक, अब अगर हम ओएस की बात करें तो बेसिकली लास्ट क्लास के अंदर हमने कंप्यूटर का जो बूटिंग प्रोसेस होता है उस बूटिंग प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। और बूटिंग प्रोसेस का मतलब होता है भी कंप्यूटर अपने आप क्या करता है, ऑन करता है। कंप्यूटर अपने आप को सेल्फ टेस्ट करता है, पावर चेकअप करता है और सारे के सारे जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उन हार्डवेयर कंपोनेंट को टेस्ट करते हुए और विंडोज जो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लाकर और कंप्यूटर क्या होता है, ऑन होता है। इसी प्रोसेस को हमने बूटिंग प्रोसेस के नाम से जाना था। बूटिंग प्रोसेस की हमने स्टेप्स की बात की थी। जब लास्ट क्लास में बूटिंग प्रोसेस के अगर स्टेप्स की बात करें तो लास्ट क्लास हमने समझा था भी सबसे पहले हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, पावर ऑन करते हैं। देखो पावर ऑन का मतलब है कि हमारा पावर ऑन का जो बटन होता है उसको जो हम प्रेस करते हैं, तो पावर ऑन के बटन को प्रेस करने के बाद में जो नेक्स्ट जो टास्क परफॉर्म होती है वो नेक्स्ट टास्क कौन सी होती है भाई, पावर ऑन होने के बाद नेक्स्ट टास्क क्या होता है, पोस्ट। अब देखो उसके बाद बायोस क्या करता है, बायोस पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। ठीक है, तो हमारे पास में एक स्पेसिफिक टाइप का एक हम मेमोरी की बात करते हैं और जो मेमोरी स्पेसिफिक टाइप की होती है उसको हम कहते हैं रोम। रोम जो मेमोरी है वो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन प्राइमरी मेमोरी होते हुए वो क्या है, परमानेंट मेमोरी है। और उस मेमोरी के अंदर बेसिकली हम फर्मवेयर टाइप के सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अब उस मेमोरी में जो फर्मवेयर टाइप के सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करने की बात करते हैं तो हमारे पास में फर्मवेयर एक स्पेसिफिक टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो बेसिकली हार्डवेयर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे बायोस, जैसे यूईएफआई। ये आपके क्या है, ये आपके फर्मवेयर टाइप के सॉफ्टवेयर है। अच्छा, उस पर्टिकुलर मेमोरी में जो आपके बायोस या यूईएफआई नाम का जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम करते क्या, उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम जो हमारे पास में बूट जो टिनी बूट स्टेप लोडर होता है उस टिनी बूट स्टेप लोडर प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, रैम में लोड करवाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, फिर आपका जो पर्टिकुलर जो आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है उस मास्टर बूट रिकॉर्ड की हेल्प से आप सेकेंडरी मेमोरी से क्या करते हो, आप कर्नल को किस में करवाते हो, कर्नल प्रोग्राम को आप रैम में लेके आते हो। उसके बाद में कर्नल क्या करते हो, आप इनिशियलाइज करते हो। और कर्नल को इनिशियलाइज करने के बाद में जो मैनेजमेंट का काम होता है आपके, वो मैनेजमेंट का काम आपका वर्किंग में आ जाता है। क्योंकि कर्नल जो होता है वो कंप्यूटर का कोर कंपोनेंट होता है जो कि मेनली मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है। तो उसमें मैनेजमेंट्स के काम के अंदर कर्नल का मतलब होता है कि वो क्या करेगा, वो सीपीयू का मैनेजमेंट करेगा, वो मेमोरी का मैनेजमेंट करेगा और वो अदर जो आपके टास्क होते हैं उनका मैनेजमेंट करेगा हार्डवेयर लेवल पे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम सिस्टम का इनिशियलाइजेशन करेंगे, सिस्टम की सर्विस का इनिशियलाइजेशन करेंगे। मतलब जितनी भी ओएस की बैकग्राउंड सर्विस होती है उनको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करवाएंगे। और उसके बाद में यूजर का इंटरफेस हमें यूजर को प्रोवाइड करवा देते हैं। इस टाइप से हमारे पास में बूटिंग की सारी क्या थी, स्टेप्स थी जो लास्ट क्लास हमने स्टडी कर लिया था। ठीक, आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर गोल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और गोल से पहले लास्ट क्लास में जो हमने कर्नल और सेल्स के बारे में समझा था उनके हम डिफरेंस को भी एक बार देख लेते हैं। लास्ट क्लास में बेसिकली बात की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मेन कंपोनेंट्स के रूप में एक कंपोनेंट्स की बात की थी। कंपोनेंट कौन था, कर्नल था, और एक कौन सा था, सेल था। ठीक है, तो हम बात देखो, अगर हम बात करें जिस लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जो डिस्कशन स्टार्ट किया था तो हमने एक डायग्राम भी ड्रॉ किया था। और इस डायग्राम में हमने जो पॉइंट्स डिस्कशन किए थे समझो। एक बार सबसे पहले क्या होता है आपके, हार्डवेयर होता है। फिर क्या होता है आपका, हार्डवेयर ऊपर कौन होता है, कर्नल होता है। फिर कौन होता है आपका, ओएस होता है। कर्नल होता है, फिर क्या होता है इसके ऊपर, ओएस होता है। फिर ओएस के बाद क्या होता है, शेल आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम आता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। और फिर क्या होते हैं, यूजर कनेक्ट होते हैं। ठीक, हम यहाँ बात करें हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं क्या, कर्नल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर कंपोनेंट होता है कौन, कर्नल, जो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा। फिर उसके बाद हमने किसकी बात की थी, उसके बाद हमने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी। फिर नेक्स्ट हमने किसकी बात की थी, सेल कमांड की बात की थी, हमने सेल की बात की थी। फिर हमने किसकी बात की थी, एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात की थी, एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात की थी हमने।
और उसके बाद में नेक्स्ट कौन था? नेक्स्ट हमारे पास में यूजर। नेक्स्ट हमारे पास में क्या थे? यूजर थे। ठीक है, अब देखो इस टाइप से लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था, इसमें हमने समझा था कि हमारे पास कर्नल जो होता है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट होता है, जो क्या करेगा, जो डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा, जो लो लेवल पे कार्य करेगा। और लो लेवल मतलब होता है हार्डवेयर लेवल पे आप जितने भी काम करते हो ना उसको हम कहते हैं लो लेवल का वर्क। ठीक है, तो ये आपका काम किसका है? कर्नल का है। उसके बाद में नेक्स्ट जो काम है सेल का, वो सेल क्या है? वो सेल यूजर इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है, मतलब यूजर जो होता है वो सेल के थ्रू ही कर्नल को एक्सेस कर सकता है। ठीक, सेल जो है वो आपके यूजर के हाई लेवल प्रोग्राम होते हैं उसके साथ कम्युनिकेट करती है। तो ये सारे पॉइंट जो है उनको डिफरेंस के रूप में एक बार लिख लेते हैं। लास्ट क्लास में आपका डिस्कशन हो गया था, आज हेडिंग डालो आप कर्नल और सेल के डिफरेंस को। कर्नल सेल। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस लिख लीजिए। कर्नल क्या होता है? आप ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? कोर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो पहले डिफरेंस लिखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर पार्ट होता है जो हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्सेस करवाता है। ओएस का कोर कंपोनेंट होता है, ओएस का कोर कंपोनेंट होता है जो हार्डवेयर को एक्सेस करवाता है। हार्डवेयर क्या करवाता है? एक्सेस करवाता है। ठीक है, सेल की बात करें तो सेल क्या होगा भाई? सेल यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है और और यूजर और कर्नल के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। इंटरफेस का कार्य करता है। ठीक है, यहां पे अगर नेक्स्ट बात करें तो आपका कर्नल जो होता है वो हार्डवेयर रिसोर्स मैनेजमेंट काम करता है। ठीक है, हार्डवेयर रिसोर्स मैनेजमेंट के रूप में सीपीयू मेमोरी सबका मैनेजमेंट करता है, जबकि यूजर कमांड पे कौन एग्जीक्यूट होता है? आपका यूजर कमांड एग्जीक्यूट होता है सेल। हार्डवेयर रिसोर्स मैनेजमेंट, हार्डवेयर रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे सीपीयू का मैनेजमेंट हो गया आपका, मेमोरी का मैनेजमेंट हो गया आपका, आईओ का मैनेजमेंट हो गया आपका, ये सब कौन करता है? ये सब आपका कर्नल करके देता है। सेल की बात करें, सेल यूजर कमांड को प्राप्त करके उसे कर्नल के पास भेजता है, जिससे कि हार्डवेयर एक्सेस किया जा सके। हार्डवेयर एक्सेस किया जा सके। ठीक है, जिससे यहाँ पे क्या होगा? हार्डवेयर का एक्सेस करवाया जा सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें तो हम कहते हैं आपके लो लेवल पे कौन होता है? कर्नल होता है, जिसमें हम बातें हैं सिस्टम लेवल कंपोनेंट होता है, और हाई लेवल कौन होता है? आपका सेल होता है। लो लेवल पे जिसको हम बेसिकली हम बोलते हैं सिस्टम लेवल कंपोनेंट। लो लेवल मतलब सिस्टम लेवल कंपोनेंट। और यहां पे सेल की बात करें तो हम कहते हैं हाई लेवल
सेल आपका हाई लेवल पे वर्क करता है, मतलब ये किस पे कार्य करता है, ये आपके यूजर लेवल कंपोनेंट पे कार्य करता है, यूजर लेवल कंपोनेंट्स पे कार्य करता है कौन, आपका सेल। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो क्या होता है, ये आपका कर्नल होता है, डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट होता है, और ये ओएस का क्या होता है, बैकबोन होता है। ठीक है, डायरेक्टली हार्डवेयर इंटरेक्ट, इसको हम कहते हैं डायरेक्टली यूजर इंटरेक्ट। ये क्या होता है, ये बैकबोन ऑफ ओएस होता है, बैकबोन ऑफ ओएस होता है, इसको हम ओएस का बैकबोन भी कहते हैं। और साथ में अगर बात करें तो हमारे पास में ये तो बेसिकली ब्रिज हो जाएगा। ब्रिज बिटवीन यूजर एंड कर्नल। ठीक है, इसको अगर जनरल भाषा में करना चाहें तो हम कहते हैं हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ ओएस, और ये माउथ ऑफ ओएस। ठीक है, हम इसको कहना चाहते हैं ऐसे कह सकते हैं, हमारे पास क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ ओएस। टॉक टू हार्डवेयर, और इसको हम कह सकते हैं माउथ ऑफ ओएस। ये किससे टॉक करता है, यूजर से, टॉक टू यूजर, यूजर से टॉक करता है। ये चीज ब्रिज बिटवीन यूजर एंड कर्नल, कर्नल और यूजर के बीच का ब्रिज है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं ये आपका क्या है, बैकबोन है, किसका, ओएस का। ओएस के बैकबोन के रूप में हम किसकी बात करते हैं, कर्नल की बात करते हैं। जबकि हमारा जो सेल होता है वो हमारे पास में क्या होता है, यूजर्स और कर्नल के बीच का एक ब्रिज के रूप में कार्य करता है। कि यूजर्स को क्या देता है, सर्विस देता है कौन, सेल। और यूजर की सर्विस के बेस पे ये क्या करता है, यूजर की कमांड को आगे कर्नल तक पहुंचाता है, जिसके बाद क्या होगा, कर्नल हार्डवेयर को अवेलेबल करवाएगा। हार्डवेयर का अवेलेबल करवाने का काम किसका होता है, कर्नल का होता है। इसलिए हम कर्नल को ब्रेन भी कहते हैं ओएस का, क्योंकि यही वह कंपोनेंट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है, इनमें से कौन कौन सी कर्नल की विशेषताएं होती है, या इनमें से कौन कौन सी सेल की विशेषताएं होती है। तो आजकल जो नया जो ट्रेंड है, वो नया ट्रेंड यही है कि एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें जैसे मान चलो आपको 3 पॉइंट देगा, और 3 पॉइंट में क्या देगा, 2 पॉइंट आपको यहाँ पे देगा, 1 पॉइंट आपको यहाँ पे देगा, और ये कहेगा कि इनमें से कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो कर्नल की है। ठीक है, तो आपको छांटना है कि आपकी कर्नल की क्या विशेषता होती है, यूजर की मतलब सेल की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो बेसिकली कर्नल और सेल्स के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें, हाँ जी बताओ। देखो बेसिकली क्या होता है, ये दोनों पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के होते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने आप में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है ना, उसमें हम सबसे पहले यूजर को सर्विस देने की बात करते हैं। तो यूजर को सर्विस देने के लिए हम जिसकी बात करते हैं वो बात करते हैं सेल की। तो यूजर को डायरेक्टली सर्विस कौन देगा, सेल देगा। लेकिन हमारे पास में जो कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, उन हार्डवेयर कंपोनेंट को संचालित करने के लिए जो हमारे पास में जो प्रोग्राम होता है उसको हम कहते हैं कर्नल। अब वो कर्नल जो होता है वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट होता है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के दो मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कर्नल और सेल की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी गोल क्या होती है। जैसे मान चलो आपने कोचिंग ज्वाइन की, तो आपकी क्या गोल है, क्या गोल है आपकी कोचिंग ज्वाइन करने के पीछे, क्या करना, लग जाओगे सारे पक्का से है। देखो जैसे बेसिकली अगर बात करें तो हर एक इंसान की लाइफ का अपना कुछ ना कुछ गोल होता है। तो चलो ठीक है, ये तो आपने कोचिंग ज्वाइन किया तो 100% इसका तो एक ही गोल होगा कि आपको जॉब लगनी है। ठीक, लेकिन हर इंसान का अपनी लाइफ का भी गोल होता है। ठीक, हर इंसान जब अपनी जिंदगी जीता है तो अपनी एक गोल के साथ जिंदगी जीता है। ठीक है, अच्छी लाइफ मानी जाती है अगर गोल के साथ इंसान जिंदगी जीता है। इसी टाइप से अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हम बात करते हैं गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हम बात करते हैं गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और देखो एक पॉइंट समझना, वैसे तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की गोल्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की गोल्स तो बहुत सारी होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो डायरेक्टली क्या करता है, जो डायरेक्टली यूजर को सर्विस देने की बात करता है। ठीक, अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अगर गोल की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हमें प्राइमरी और सेकेंडरी गोल हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इनके ऊपर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स की प्राइमरी गोल कौन सी होती है। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की प्राइमरी गोल की बात करें तो कौन सी होती है भाई? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप रोज रोज अपनी जिंदगी में यूज करते हो, आपके पास जो आपके हाथ में मोबाइल फोन है ना, उस मोबाइल फोन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स की गोल है कुछ, तो आप बता सकते हो कि वो उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की गोल क्या है? बताओ, तेज बोलो थोड़ा। इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर के लिए, यूजर फ्रेंडली, ओके, और हार्डवेयर मैनेजमेंट करता है, ओके, और चलो मैं आपकी जो गोल है ना, इस गोल को मैं आपके दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। एक तो मैं कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं प्राइमरी गोल, और सेकंड में कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ सेकेंडरी गोल। सेकेंडरी गोल ना, गोल बहुत सारी होती है, आप ये मत सोचना कि सिर्फ दो ही गोल होगी, बट प्राइमरी सेकेंडरी गोल्स के बेस पे हम बात करेंगे कि प्राइमरी गोल क्या होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स की और सेकेंडरी गोल क्या होनी चाहिए। जैसे अगर बात करें कि आज के दिन आपके पास में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रूप में आपके सामने जो मौजूद है वो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रूप में, आपके मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है? कौन सा? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना। एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, क्या उसके अलावा मोबाइल के अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या मौजूद नहीं है आज के दिन मार्केट में? अदर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा आप एंड्रॉइड को ही यूज क्यों करते हो? यूजर फ्रेंडली है। कैसा है? यूजर फ्रेंडली है, इसका मतलब है इजी टू यूज है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करना आसान है, और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको डिजाइन करते समय सबसे पहले जो फोकस किया जाता है वो फोकस किया जाता है इजी टू यूज, और उसी को हम बोलते हैं कन्वीनियंस। क्या बोलते हैं? कन्वीनियंस। ना ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्राइमरी गोल होती है वो प्राइमरी गोल कौन सी होती है? कन्वीनियंस। और कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? कन्वीनियंस का मतलब होता है इजी टू यूज, इजी टू यूज कह दो, या इसको क्या कह दो, यूजर फ्रेंडली। क्या कहते हैं इसको? यूजर फ्रेंडली। तो जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें प्राइमरी गोल जो होती है वो प्राइमरी गोल ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है कन्वीनियंस, इजी टू यूज। और सेकेंडरी गोल, सेकेंडरी गोल जैसे प्राइमरी तो इजी टू यूज होगी, सेकेंडरी भाई सिंपल सी बात है, इजी टू यूज तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास में, लेकिन मान के चलो कि आपको आपको किसी एप्लीकेशन खोलने में आपको 2 मिनट का टाइम लग जाएगा, तो क्या आप उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करोगे? नहीं, आप उसको इग्नोर कर दोगे। नहीं, वेट नहीं होता है आपसे, वेट तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। ठीक, अगर आज के दिन आपके सामने जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है, आपके सामने जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म रूप में, जैसे मान चलो आपके सामने आज के दिन इंस्टाग्राम है ना, आज के दिन आपके पास में जितने प्लेटफॉर्म रूप में आपके पास में फेसबुक है, जोमेटो है, स्विगी है, यूट्यूब है, जितने बड़े प्लेटफॉर्म है, अगर ये किसी कारणवश थोड़ा सा अगर स्लो चलने लग जाए ना, तो आप तुरंत दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच हो जाओगे। जैसे आज के दिन आप मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस में सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन यूज करते हो कौन सी है? व्हाट्सएप। क्यों भाई? क्या व्हाट्सएप जैसी कोई दूसरी एप्लीकेशन नहीं है क्या? बहुत सारी है, एक नहीं बहुत सारी एप्लीकेशन है, फिर आप उनको क्यों यूज नहीं करते? अब व्हाट्सएप को यूज क्यों करते हो? टेलीग्राम भी है भाई, और बहुत सारी एप्लीकेशन है, टेलीग्राम भी है, फिर आप व्हाट्सएप को ही क्यों यूज करते हो? व्हाट्सएप आपके लिए इजी टू यूज है और साथ में क्या है? इफिशियंट। कैसी है? इफिशियंट। तो सेकेंडरी गोल जो होती है वो क्या होती है? इफिशियंसी। इफिशियंट मतलब, इफिशियंट मतलब क्या होगा? हाई थ्रोपुट। हाई थ्रोपुट मतलब क्या हो गया? अब ध्यान ना, थ्रोपुट जो ना ये मैं बार बार यूज करूंगा। थ्रोपुट्स में अकेला सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज नहीं करूंगा, थ्रोपुट्स को मैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क में, डीबीएमएस बहुत सारी जगह यूज करूंगा। थ्रोपुट्स का मतलब क्या होगा? अगर मैं जर्नल जर्नल इस वर्ड्स की बात करूं, व्हाट इज द थ्रोपुट?
किसी पर्टिकुलर टाइम में किए गए काम को हम थ्रूपुट कहते हैं, ठीक है। किसी पर्टिकुलर समय में किए गए काम को हम क्या कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसकी परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए। तो यहां पे हम बात करें तो हम कह रहे हैं क्या होनी चाहिए, परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए। परफॉर्मेंस आपकी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जो दो गोल होती हैं, उसमें प्राइमरी गोल्स में हमेशा बात करते हैं किसकी, कन्वीनियंस की, इजी टू यूज की बात करते हैं, और सेकेंडरी गोल में किसकी बात करते हैं, इफिशियंसी की बात करते हैं, हाई परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो इसी टाइप से एग्जाम में आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है प्राइमरी और सेकेंडरी गोल पे। इसके अलावा और भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी गोल होंगे, और गोल्स के रूप में जैसे आप पूरा पूरा रिसोर्स का मैनेजमेंट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम में, यूजर्स के लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो गया, बहुत सारे गोल होंगे। लेकिन हम प्राइमरी और सेकेंडरी गोल फोकस करते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम फंक्शनलिटी के रूप में पढ़ लेते हैं। फिर बाकी सारी चीजें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी के रूप में पढ़ लेते हैं। फास्ट डेटा एक्सेस हो गया, डन, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम जिस पॉइंट पे स्विच करने वाले हैं, वो पॉइंट हमारे पास में आएगा फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें कौन कौन सी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करेगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हेडिंग डालिए फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की आपकी फंक्शनलिटी कौन कौन सी होती है। तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर फंक्शनलिटी की बात करें तो हमारे सिलेबस में बेसिकली दो पार्ट पे मेनली फोकस किया जाता है। जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी करते हो, फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टडी करते समय हम बेसिकली दो पार्ट पे फोकस करते हैं। एक तो फोकस करते हैं प्रोसेस का मैनेजमेंट, और एक फोकस करते हैं किसका, मेमोरी का मैनेजमेंट। और ऑपरेटिंग सिस्टम में हम प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट के रूप में दो ही यूनिट को स्टडी करते हैं, क्योंकि बाकी जो टास्क है ना, वो बाकी टास्क इनमें ही कवर हो जाती है, या फिर बाकी टास्क इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो पहला जो फंक्शन होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होगा प्रोसेस का मैनेजमेंट। प्रोसेस का मैनेजमेंट। अब आपके सामने यहां पे एक वर्ड आया है प्रोसेस। आपके सामने एक वर्ड आया क्या, प्रोसेस। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है। अच्छा ये बताओ, चलो ये बताओ, एक तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, प्रोसेस, और एक मैं लिख रहा हूं क्या, एक तो मैं प्रोसेस लिख रहा हूं, और एक मैं क्या लिख रहा हूं, एक मैं लिख रहा हूं प्रोसेसर। क्या दोनों डिफरेंस है या सेम है, दोनों अलग अलग है, सेम है, पक्का। ये क्या है, जनरली जो प्रोसेसर होता है, इसको हम जनरली सीपीयू की बात, सीपीयू बोल देते हैं। आपको कई जगह देखने को मिलेगा सीपीयू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सीपीयू, ठीक। अच्छा ये फिर ये क्या है, व्हाट इज दिस प्रोसेस, ये क्या है, ये आपका प्रोग्राम है। ये आपका क्या है, प्रोग्राम। लेकिन प्रोग्राम की स्टेट थोड़ी अलग है। ये आपका एक प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्राम की स्टेट थोड़ी अलग है। अब प्रोग्राम की स्टेट कैसी है, ये प्रोग्राम की स्टेट है एग्जीक्यूशन स्टेट। कौन सी स्टेट है, एग्जीक्यूशन स्टेट। तो हम कह रहे हैं प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। तो जो प्रोसेस है ना, इसका मतलब है प्रोसेस, इसका मतलब है प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। और प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन ही आपका क्या कहलाता है, आपका प्रोसेस कहलाता है ना। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन आपका कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बना हुआ है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज प्रोसेस, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। एक प्रोग्राम है जिसको हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहते हैं। अब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवाते समय हम क्या टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं, जिससे कि हम उसको प्रोसेस के नाम जान रहे हैं। तो भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कंप्यूटर को थोड़ा सा डेप्थ लेवल तक पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना। जैसे वो सर जो आपको कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, वो फंडामेंटल के रूप में पढ़ा रहे हैं। अब सर ने फंडामेंटल रूप में आज मेरे हिसाब से रजिस्टर वगैरह पढ़ाए ना, तो इधर ना जो रजिस्टर वगैरह सर ने आज पढ़ाए हैं,
और रजिस्टर में जो अलग अलग टाइप के रजिस्टर आपने सीखे हैं ना, वो मैं जब आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा तो फिर आप फील करना कि वो रजिस्टर्स आपके कितने इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर एक रजिस्टर्स के अंदर जो डेटा है ना, उस डेटा को मैं आपको प्रैक्टिकल तो करके नहीं दिखा सकता, लेकिन उसको मैं आपके माइंड में प्रैक्टिकल जरूर सेट कर दूंगा कि इस टाइप से कंप्यूटर में या आपके पास में रजिस्टर में ऐसे काम होता है। वो सारे के सारे काम मैं आपको डेप्थ लेवल तक मैं सिखाऊंगा। जैसे सर ने आपको बताया होगा भी, सबसे पहले हमारे पास में कोई भी इंस्ट्रक्शंस होती है, उस इंस्ट्रक्शन हम सबसे पहले क्या करते हैं, फेच करते हैं, है ना। फेच करने के बाद क्या करते हैं, डिकोड करते हैं। डिकोड करने के बाद क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। फिर क्या करते हैं, राइट बैक करते हैं। देन ये सिर्फ चीज़ें आपने अभी तक क्या दी है, आपने सिर्फ सुनी है। मैं आपको रियल में इनको करके दिखाऊंगा। रियल में जब करके दिखाऊंगा तो बताऊंगा मैं आपको कि किस टाइप से इनको, जो आपकी इंस्ट्रक्शन होती है वो डिकोड कैसे होती है। इंस्ट्रक्शन डिकोड का मतलब क्या होता है, फैच करने के बाद उसको डिकोड करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली डिकोड में करते क्या है। तो डिकोड के अंदर मैं पूरा पूरा कंप्लीट डिकोड को खोल के बताऊंगा आपको कि डिकोड में आप इतने सारे काम करते हो ना। तो वो सारी सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जिस पॉइंट को पढ़ रहे हैं वो सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सी मतलब है कि हमारे पास में जो कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के अंदर जब हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर का जो काम होता है ना, वो काम यही होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना, है ना। आपके पास में जो कंप्यूटर है उसका सिर्फ इतना सा काम है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना। और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसके पास में पहले से प्रोग्राम है, काम उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना होता है और उसके पास पहले से प्रोग्राम है। और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने का मतलब होता है कि हम जो डेटा देते हैं कंप्यूटर को, उस डेटा के अकॉर्डिंग हमारी क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है और हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास में जो कंप्यूटर है, हमारे पास जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर्स के अंदर जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने की बात करते हैं तो भाई सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हम मेमोरी की बात करते हैं। और डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी के रूप में बात करते हैं भाई, एक हमारी मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं क्या, सेकेंडरी मेमोरी। हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। है ना, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है परमानेंट स्टोरेज होता है। कैसा स्टोरेज होता है, परमानेंट स्टोरेज। इसका मतलब अगर आपको कंप्यूटर में कुछ भी परमानेंट स्टोर करना है तो कहां स्टोर करोगे, सेकेंडरी मेमोरी। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जितने भी प्रोग्राम होते हैं, हमारे पास जितने प्रोग्राम होते हैं, हम सभी प्रोग्राम को कहां पर रखते हैं, इस सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। हमारे पास जितने भी प्रोग्राम होते हैं उन सभी प्रोग्राम कहां पर रखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी रखते हैं। मान के चलो, सिंपल सी बात है कि मान के चलो कि आपको एक मूवी को क्या करना है, एक मूवी को प्ले करना है। अब जब मूवी को जब प्ले करना है तो उस मूवी की जो फाइल है वो कहां पे, सेकेंडरी मेमोरी में। अब जब मूवी को आप प्ले करने की बात करते हो तो सबसे पहले उस मूवी की फाइल को आप कहां पे लेके आते हो, सेकेंडरी मेमोरी कहां पे लेके आते हो, मेन मेमोरी में लेके आते हो। किस में लेके आते हो, मेन मेमोरी में लेके आते हो। और मेन मेमोरी मतलब कहां पे लेके आते हो आप, रैम में लेके आते हो। किस में लेके आते हो, रैम में लेके आते हो। उसके बाद में आप उसे किसको अलोकेट करते हो, सीपीयू को देते हो। और सीपीयू रियल में क्या करता है, सीपीयू रियल में उसका क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है। सीपीयू रियल में क्या करता है, उसका एग्जीक्यूशन करता है। देखो, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास में एक कोई पर्टिकुलर एक कोई प्रोग्राम है जिसको हम कह रहे हैं कि वो कहां पे मौजूद है, सेकेंडरी मेमोरी में मौजूद है। अब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, सबसे पहले हम कहां पे लेके आएंगे उसको, रैम में लेके आएंगे। ना, प्रोग्राम को जैसे आप रैम में लोड कर देते हो, प्रोग्राम को जैसे आप रैम में लोड कर देते हो, इस ई पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम क्या कहने लग जाते हैं, इसी प्रोग्राम को हम प्रोसेस के नाम से जानने लग जाते हैं। किस नाम जानने लग जाते हैं, प्रोसेस के नाम से। है प्रोग्राम ही, लेकिन अब वो एग्जीक्यूट होने के लिए किस में आ चुका है, रैम में आ चुका है। तो उसी प्रोग्राम को हम क्या कहने लग जाते हैं, प्रोसेस। अब देखो, अभी तक हम रैम में लेके आए हैं, अभी तक हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करवाया। अब उसके बाद एग्जीक्यूट करवाने कहां भेजते हैं, एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम किसके पास भेजते हैं, सीपीयू के पास भेजते हैं। तो अब एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम किसके पास भेजेंगे, सीपीयू के पास भेजेंगे। अब जब सीपीयू के पास एग्जीक्यूट करवाने के लिए भेजेंगे तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू प्रोग्राम में मौजूद इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन करवाएगा, इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन करवाता है, एग्जीक्यूशन करवाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रोग्राम होगा ना उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होंगी। अगर प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। तो हमारे पास में प्रोग्राम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती है, और वो जो बहुत सारी इंस्ट्रक्शन होती है ना, उनका एग्जीक्यूशन करवाने का काम किसका होता है, सीपीयू होता है। अब जब सीपीयू एग्जीक्यूशन करवाता है तो उस टाइम पे सीपीयू के अंदर जो रजिस्टर होते हैं,
जैसे आज क्लास हम पढ़े हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप रजिस्टर होते हैं, वो सारे के सारे रजिस्टर आपके क्या करेंगे, अब काम में आएंगे। अब वो सारे के सारे रजिस्टर अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। अभी तक हम इसको ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बाद जब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो उसको बहुत डेप्थ तक समझेंगे। फिर हम हर एक इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, हर एक इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन की बात करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास में जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवाने के लिए कहाँ पे लेके आ चुके हैं, सीपीयू के पास लेके आ चुके, और सीपीयू उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये जो आपका सारा का सारा काम करवाया जा रहा है, ये किसके द्वारा करवाया जा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। अब यहां पे पॉइंट आता है, क्या हम एक बार में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं क्या? क्या हम एक बार में एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं क्या? नहीं, हम एक बार में मल्टीपल प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, आप तो मल्टीपल प्रोग्राम किस में लाते हो, आप तो मल्टीपल प्रोग्राम रैम में लेके आते हो, और मल्टीपल प्रोग्राम को रैम में ला के आप क्या करते हो, आप अपना एग्जीक्यूशन करवाते हो। और मल्टीपल प्रोग्राम को रैम में लाके जब एग्जीक्यूशन करवाते हो, तो उस टाइम पे मल्टीपल प्रोग्राम को हम रैम के थ्रू जब एग्जीक्यूट करवाने की बात करते हैं, तो ये सारा का सारा जो मैनेजमेंट चलता है, ये सारा का सारा मैनेजमेंट किसका चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और इस पूरे मैनेजमेंट को हमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हाफ सिलेबस के रूप में पढ़ना होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आधा सिलेबस है ना, वो आधा सिलेबस इस पे बेस्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम का आधा सिलेबस आपका इसी पर बेस्ड है, और इस पर बेस्ड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर लास्ट आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहां से आपके टोटल 3 क्वेश्चन पुट हुए थे, जिसको कि हम हाफ सिलेबस के रूप में क्या करेंगे, स्टडी। अब हम हर पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे इसके, जिसके अंदर हम प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर हम हर एक चीज को क्या करेंगे, डेप्थ तक स्टडी करें। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन स्टार्ट करो। पहला सबसे पहले स्टार्ट करो प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को जब एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या करता है, एनवायरनमेंट देता है सारे के सारे प्रोग्राम्स को प्रॉपर एग्जीक्यूट करवाने के लिए। क्या देखो, कंपाइलर वगैरह एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। जैसे बात करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन की बात करते हैं, तो हाई लेवल का जो प्रोग्राम है ना, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है। उसके लिए फिर आपके कंपाइलर होते हैं, वो क्या होता है, ट्रांसलेट करेगा प्रोग्राम को, तो वो ट्रांसलेट करके आपके लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद में हम हार्डवेयर पे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ भी हम सीखेंगे, वो चीज़ भी हम समझेंगे। कंप्यूटर के सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। बस इतना सा, थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करो इन सब्जेक्ट्स को, डेप्थ तक स्टडी करो, समझो इनके पॉइंट्स को, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शनलिटी की बात करें, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी होती है, वो इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी क्या होती है, मेमोरी का मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। देखो नाम से पता है मेमोरी का मैनेजमेंट होगा, इसका मतलब हमारे पास में कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है ना, उसका मैनेजमेंट करने का कार्य कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और देन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट है कौन, कर्नल, वो काम कर रहा है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कोर कंपोनेंट है, वो ये काम कर रहा है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे अगर मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, तो हम बेसिकली 2 टाइप की मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट बात करें तो हम बेसिकली क्या करते हैं, 2 टाइप की मेमोरी की बात करते हैं। एक मेमोरी कौन सी होती है, एक मेमोरी होती है कौन सी हमारी, प्राइमरी मेमोरी। एक कौन सी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी। और एक कौन सी मेमोरी होती है हमारी, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी
मेमोरी। ठीक, अब देखो प्राइमरी मेमोरी की बात करें, सेकेंडरी मेमोरी की बात करें और मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो बेसिकली यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है। भाई सिंपल सी बात है कि आज के दिन हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी की बात करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जनरली कौन कौन सी मेमोरी काम में लेते हैं? भाई आपके पास में जो कंप्यूटर होता है उसमें जनरली कौन कौन सी मेमोरी होती है? मेमोरी का नाम पूछ रहा हूँ आपसे, कौन सी होती है? रैम हो गई, रोम हो गई, और रजिस्टर हो गई, पी रोम हो गई, और कैश मेमोरी हो गई, और बता दो जितने नाम ध्यान आ रहे सब बता दो। वर्चुअल मेमोरी, और व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी, क्या होती है वर्चुअल मेमोरी? ईपी रोम हो गई। किसने कहा वर्चुअल फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता? किसने कहा? नहीं, वर्चुअल का फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता, ये किसने कहा? ओके ओके ओके, ठीक है, बताएंगे अभी, है ना। देखो बेसिकली की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सीपीयू होता है, तो सीपीयू के साथ ऑन चिप जो मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं रजिस्टर। सीपीयू के साथ जो ऑन चिप मेमोरी होती है उसको कहते हैं रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। रजिस्टर क्या होते हैं? बहुत से टाइप के आपके पास में अवेलेबल होते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर होते हैं वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। ठीक, उसके बाद में हम एक मेमोरी की बात करते हैं, इस मेमोरी के रूप में बात करते हैं किसकी? कैश मेमोरी की बात करते हैं। उसके बाद में मेमोरी की बात करते हैं, इसकी हम बात करते हैं किसकी? रैम की बात करते हैं। और उसके बाद में मेमोरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब किसकी बात करते हैं यहाँ पे? जैसे हम बात करते हैं एचडीडी की बात कर रहे हैं, एचडीडी, तो हम इसको क्या करें? हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक, अब यहाँ पे देखो हमारे पास में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो मेमोरी है ना, इन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी को हम कंप्यूटर में यूज क्यों करते हैं इसका रीजन भी आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा। अब देखो सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हमारे पास में जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो कितनी साइज की है? 1 टीबी की, 1 टीबी, 1 टेराबाइट की। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास में जो रैम है वो रैम कितनी जीबी की है? 4 जीबी की। कितनी जीबी की है? 4 जीबी की। हम कह रहे हैं हमारे पास में जो कैश मेमोरी है वो कैश मेमोरी कितने एमबी की है? 2 एमबी की मेमोरी है। और यहां पे हम कह रहे हैं जो रजिस्टर है वो किस में है? वो केबी में है। रजिस्टर किस में? केबी में। अगर ना रजिस्टर जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की सबसे कॉस्टली मेमोरी होती है। क्या होती है? सबसे कॉस्टली मेमोरी होती है। और उसके अलावा जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को आप डेप्थ लेवल तक समझो भी। हम मेमोरी के अंदर जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं हमारे पास मेमोरी जो होती है वो सस्ती होती चली जाती है, लेकिन सस्ती होने के साथ साथ में जो मेमोरी होती है उसकी स्पीड भी क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। इसका मतलब होता है मेमोरी में सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? रजिस्टर होती है। लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो हम बहुत सारी रजिस्टर मेमोरी को भी कंप्यूटर में नहीं लगा सकते। अगर बहुत सारी रजिस्टर की मेमोरी को आपने बहुत सारी रजिस्टर मेमोरी को अगर आपने कंप्यूटर में लगा दिया तो कंप्यूटर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर आपका कंप्यूटर जो 30-40 हजार में आता है वो आपका 5-6 लाख में आने लगेगा। कोई परचेज करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसलिए हम बहुत सारी मेमोरी को रजिस्टर ग्रुप में काम में नहीं ले सकते। फिर हम कैश की बात करें तो रजिस्टर से तो सस्ती होती है लेकिन फिर भी काफी कॉस्टली होती है, तो हम कैश भी ज्यादा साइज की नहीं लगा सकते। फिर रैम की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी से महंगी होती है, सेकेंडरी मेमोरी से महंगी, कैश से सस्ती, लेकिन फिर भी महंगी तो होती है। तो रैम को भी हम बहुत ज्यादा साइज में नहीं ले सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में हम बहुत सारी मेमोरी को क्या करते हैं? काम में लेते हैं, और बहुत सारी मेमोरी को काम में लेके और कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर हम वर्क को परफॉर्म करवाते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है वो सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि मान के चलो कि आपके पास में एक कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम के रूप में मान के चल रहे हैं कि भाई आपको एक क्या करना है? गेम को प्ले करना है। एक गेम की फाइल है, गेम फाइल है, और इसकी साइज है 8 जीबी। साइज कितनी है? 8 जीबी। 8 जीबी का एक गेम है जिसको आपको अपने कंप्यूटर्स के अंदर क्या करना है? रन करना है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ये जो सिनेरियो मैंने आपके सामने जो ड्रॉ किया है, क्या इस सिनेरियो में आप 8 जीबी के गेम को क्या रन कर सकते हो? नहीं कर सकते? यस या नो? कर सकते हो? नहीं? पहले जो आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ उतना सा आंसर दो, यस या नो। आप 8 जीबी के प्रोग्राम को
8 GB के प्रोग्राम को इस पर्टिकुलर सिनेरियो में रन कर सकते हो या नहीं, यस या नो बताना है। बताओ 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 तो, यस या नो, कर सकते हो पक्का, कन्फर्म। देखो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो 8 GB का जो प्रोग्राम है उस 8 GB प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब रन करोगे तो रन करने के लिए आपके प्रोग्राम को कहां पे लेके आना होगा, रैम की साइज तो 4 GB है, फिर कैसे रन करोगे, रैम की साइज तो 4 GB है, तो फिर कैसे रन करोगे भाई। आपके पास में प्रोग्राम की साइज 8 GB है, लेकिन इस प्रोग्राम को रन करने के लिए प्रोग्राम सबसे पहले कहां पे ट्रांसफर होगा, रैम में ट्रांसफर होगा, तभी आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हो, एल्स इस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। तो रैम की साइज तो 4 GB है, 4 GB साइज में आप 8 GB प्रोग्राम को कैसे लेके आओगे, नहीं ला सकते। तो फिर क्या करें, तो फिर हम ये करेंगे कि हम हमारे पूरे प्रोग्राम को रैम में नहीं लेके आते। हम क्या करेंगे, हमारे पूरे प्रोग्राम को रैम में नहीं लेके आते, हम इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, टुकड़ों में तोड़ देंगे। क्या करेंगे, टुकड़ों में तोड़ देंगे, ऐसे टुकड़ों में तोड़ देंगे। और टुकड़ों में तोड़ के हम छोटे छोटे टुकड़ों किस में लेके आ जाएंगे, रैम में लेके आ जाएंगे। और छोटे छोटे टुकड़ों को रैम में जब लेके आएंगे तो हम रैम में उसी पार्ट को लेके आएंगे जो पार्ट अभी फिलहाल हमें चाहिए, जो पार्ट अभी फिलहाल हमें चाहिए। जैसे मान के चलो इसमें क्या कर लिया हमने, इसका छोटा छोटा कुछ पार्ट, इसका हमने क्या कर लिया, कुछ पार्ट हम किस में लेके आ गए, कुछ पार्ट हम रैम में लेके आ गए, कुछ पार्ट हम रैम में लेके आ गए। अब इस पार्ट को रैम में लाने के बाद हम किसके पास भेजेंगे, कैश के पास भेजेंगे, कैश से किस पास भेजेंगे, रजिस्टर के पास भेजेंगे। और रजिस्टर में आपका क्या होगा, सीपीयू क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट करवाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका रियल में एग्जीक्यूशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रियल एग्जीक्यूशन होगा। और रियल एग्जीक्यूशन होने के बाद ही आपके सामने जो गेम के रूप में जो आपके सामने जो दिखाई देता है वो सब आपको दिखाई देने लगेगा, ये रियल का एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन इस टाइम पे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किसका है, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का, कि आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करवा रहे हो तो इस टाइम पे आपको प्रोग्राम के किस पार्ट को आपको रैम में लेके आना है, उसके किस पार्ट को आपको कैश में भेजना है, उसके किस पार्ट को आपको रजिस्टर में भेजना है, ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर ये मैनेजमेंट सही से नहीं होगा तो फिर आपका सारा सिस्टम डगमगा जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आप जनरली क्या करते हो, आप किसी भी कंपनी का मोबाइल परचेज करते हो, जैसे आपने मान चलो आपने सैमसंग कंपनी का मोबाइल परचेज किया, आपने वीवो का मोबाइल परचेज किया, ओप्पो मोबाइल परचेज किया, उसकी रैम हम कहते हैं उसकी रैम आपकी 8 GB है। लेकिन उसी के इक्विवेलेंट हमारे पास दूसरा एक मोबाइल फोन है एप्पल का, और जिसकी रैम हमारे पास 2 GB है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है। किसमें, जिसकी रैम 2 GB है, एप्पल का मोबाइल है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, ज्यादा है। जबकि दूसरे मोबाइल की रैम कितनी है, 8 GB है। तो भाई अगर रियल में देखा जाए तो परफॉर्मेंस ज्यादा किसकी होनी चाहिए, जिसकी रैम ज्यादा है। लेकिन परफॉर्मेंस ज्यादा किसकी होती है, एप्पल वाले की। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, है ना। एप्पल का जो मेमोरी मैनेजमेंट है ना, और एप्पल का जो चिप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है वो बहुत शानदार है। इसी वजह से एप्पल दुनिया पे राज करता है। एप्पल का जब फोन लॉन्च होता है तो सबको पता है कि बाकी फोन कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा महंगा लॉन्च होता है, सबको पता है, सबको पता है कई गुना ज्यादा महंगा लॉन्च होगा, फिर भी लोग दीवाने हैं और परचेज करके लेके आते हैं। ऐसा क्यों, क्वालिटी है, क्वालिटी है बोलती है, ठोक बजाक कहता है भी क्वालिटी है, और बिल्कुल उस क्वालिटी पे काम करते हैं वो लोग। और उस क्वालिटी पे काम करने के लिए वो लोग R&D पे लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं। वो लोग R&D करवाते हैं और R&D पे उनकी अलग से टीम होती है जिसपे लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, तब जाके उनका एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है और वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब उनका मैनेजमेंट बहुत खतरनाक है। और ना मैनेजमेंट जब अच्छा होता है ना, उसी के बेस पे सारा सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे ये जो पूरा जो काम हो रहा है, ये पूरा का पूरा काम डिपेंड करेगा मैनेजमेंट पे। किस पे डिपेंड करेगा, मैनेजमेंट पे। और मैनेजमेंट के लिए हम किसकी बात करेंगे, मेमोरी के मैनेजमेंट। तो हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रूप में हम दो जो सेकंड पार्ट जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे इन सब के मैनेजमेंट की। किसकी स्टडी करेंगे, इन सब के मैनेजमेंट। इसका मतलब हमारे पास में एक प्रोग्राम होगा सेकेंडरी मेमोरी में, उस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करवाएंगे और एग्जीक्यूट करवाते समय सारा का सारा मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करें। ठीक। और यहाँ पे जब हम प्रोग्राम को टुकड़ों में तोड़ के जब यहाँ पे लोड करवाते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट काम में आता है, जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्या, वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी जो होती है ना, वो बेसिकली क्या होता है, यूजर का एक इल्यूशन होता है, भ्रम होता है। यूजर का भ्रम ये होता है कि मेरे पास 8 GB की रैम है, क्योंकि मेरा प्रोग्राम कितना है, 8 GB का है। और यूजर को भ्रम होता है मेरे पास रैम कितनी है, 8 GB की। लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता,
ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी में तोड़ के रखते हैं। हम प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी में ही तोड़ के रखते हैं और सेकेंडरी मेमोरी से हम प्रोग्राम के उस ही हिस्से को हम रैम में लेके आते हैं जो अभी हमें चाहिए। उसके बाद में जब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, वापस किसके पास भेज देंगे, वापस किसके पास भेज देंगे, सेकेंडरी मेमोरी पास। इसका मतलब मेमोरी मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर कंपोनेंट होता है ना, वो ये होता है अलोकेशन और डी अलोकेशन ऑफ मेमोरी। अलोकेशन एंड डी अलोकेशन, डी अलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी, अलोकेशन एंड डी अलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी टू प्रोग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आपको करना क्या है, आपको रैम को अलोकेट करवाना है और रैम को डी अलोकेट करवाना है। रैम को अलोकेट करवाना है, रैम को डी अलोकेट करवाना है, किसको, प्रोग्राम को। और यही काम हम किस में करेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। और हमारा कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इन्हीं दो पार्ट में क्या करेगा, घूमेगा। पूरा पूरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ोगे ना, उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट दो ही पार्ट आप स्टडी करते हो। सबसे ज्यादा मेजर फोकस इसी पे करते हो। 80% आपका यहीं पे होता है। बाकी फिर 20% के रूप में आप फाइल मैनेजमेंट हो गया, आपका डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, आपका सिक्योरिटी प्रोटेक्शन हो गया, आप इन छोटे छोटे पॉइंट पर बात करते हो। समझ में आ रहा है ना, पक्का से समझ लो। सेकेंडरी से वर्चुअल मेमोरी इज पार्ट ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी हमेशा सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होता है। निश्चिंत रहो, पूरा डेप्थ तक पढ़ाऊंगा। ये तो हमें पढ़ना ही है, 2 पॉइंट को तो हमें पूरा पढ़ना ही है। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट को पढ़ना है हमें ऑपरेशन में, है ना। अच्छे से समझ लो इन पॉइंटों को। जिस हिसाब से हमारी एज ढलती जा रही है, उस हिसाब से अगर हम अभी नहीं समझे तो फिर हमारी एज समझने की नहीं बचेगी। तो इसलिए अभी से अच्छे से समझो इन पॉइंटों को, नौकर लगो अपने वक्त बार। हो गया नोट डाउन। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो काम होता है, नेक्स्ट काम होता है फाइल मैनेजमेंट। देन फाइल मैनेजमेंट भी आपके सिलेबस में गिवन है, तो मैं बता देता हूं आपको फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट। व्हाट इज द फाइल, फाइल क्या होते हैं भाई आपकी, फाइल मैनेजमेंट। फाइल, फाइल क्या होती, क्या फाइल आपकी कंप्यूटर के अंदर, फाइल किसको कहते हो, व्हाट इज द फाइल। हम्म, व्हाट इज द फाइल, फाइल, फाइल क्या होती है, फाइल किसको कहते हैं कंप्यूटर। मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ, तो मैं से क्या क्या तुम कौन से उसमें चले गए जोन में। नॉर्मल नॉर्मल बातें पूछ रहा हूँ आपसे, है ना। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है क्या, फाइल होती है। देखो, कलेक्शन ऑफ डेटा, ओके। और चलो देखो बात करते हैं,
कि हमारे पास में जब भी हम कंप्यूटर के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास में हम डेटा को जो स्टोर करने की बात करते हैं, हमारे पास जो डेटा होता है वो डेटा का जो पूरा पूरा मैनेजमेंट करने की बात करते हैं। तो डेटा का मैनेजमेंट करने के लिए हम किसकी बात करते हैं? फाइल मैनेजमेंट की बात करते हैं। और जनरली जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम डेटा जो मैनेजमेंट करते हैं वो किस में करते हैं? फोल्डर्स में करते हैं। हमारे पास क्या होते हैं? फोल्डर्स होते हैं डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए। इसी टाइप से हमारे पास में अदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो मैनेजमेंट करने के लिए क्या होती है? डायरेक्टरी होती है। ठीक है, तो हमारे पास हम कह सकते हैं डेटा का मैनेजमेंट है ना, डेटा को फोल्डर फाइल में फोल्डर डायरेक्टरी में मैनेज करना। ठीक, अब हम कह रहे हैं डेटा को जो हम फोल्डर डायरेक्टरी में मैनेज करने की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास में जो डिफरेंट जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो आपको फाइल मैनेजमेंट के लिए अलग अलग तरीके बताते हैं। जैसे अगर आपने नाम सुना हो तो आपने एक नाम सुना होगा FAT, फाइल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है FAT, सुने नाम? एक नाम सुना होगा NTFS, सुना आप नाम? NTFS, FAT, ये फाइल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट है। FAT मतलब क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, फिर उसके बाद NTFS की बात करते क्या? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, ये आपके क्या है? ये आपके फाइल मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। ठीक है, आप जनरली आप विंडोज में इनको यूज भी लेते हो। हाँ जी, न्यू टेक्नोलॉजी बोलते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है जो बेसिकली आपके FAT का ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। जब हम FAT की बात करते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल की बात करते हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस है। उसकी लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे हम फाइल की साइज जो है ना वो फिक्स ले सकते हैं, उससे ज़्यादा बड़ी साइज की फाइल हम बना नहीं सकते किसमें? FAT में। जबकि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ने क्या किया? उस लिमिटेशन को खत्म कर दिया और आपकी फाइल्स का साइज आपके बढ़ा दिया। सब बताएंगे, निश्चित रहो, आपको सारी चीज़ बताएंगे आपको कि फैट के अंदर मैक्सिमम कितनी साइज की फाइल आप रख सकते हो, NTFS में आप कितनी साइज की फाइल रख सकते हो, सब बताएंगे आपको। नहीं, सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, सारी चीज़ें आपको सीखना है। ठीक, फिर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट मैनेजमेंट रूम कहते हैं डिवाइस का मैनेजमेंट। हमारे पास नेक्स्ट मैनेजमेंट रूम कहते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। अभी डिवाइस के रूप में आपकी कौन कौन डिवाइस होंगी? डिवाइस का मैनेजमेंट मतलब जितने भी आपके पास में कनेक्टेड डिवाइस होती है, जितनी भी कनेक्टेड डिवाइस होती है उन सभी कनेक्टेड डिवाइस का मैनेजमेंट आपका क्या होगा? डिवाइस मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक, अब कनेक्टेड डिवाइस के रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जितनी भी हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर हो गए आपके, वो सारे के सारे मैनेजमेंट किस थ्रू चलते हैं? इसी के थ्रू चलते हैं ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जब हमारे पास जितनी भी आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होती है, लाइक एज आपके पास क्या हो गया? लाइक एज आपके पास होगा कीबोर्ड हो गया, आपके पास क्या हो गया? माउस हो गया, आपके पास क्या हो गया? प्रिंटर हो गया आपके पास, है ना। ये सब का मैनेजमेंट। अब देखो जैसे आपने जनरल देखा होगा कि भाई आप जब भी कोई नया प्रिंटर इंस्टॉल करते हो, नया प्रिंटर परचेज करते हो तो उसके बाद में क्या करते हो? उस प्रिंटर को वर्क करने के लिए क्या करते हो? आप डिवाइस ड्राइवर की बात करते हो। किसकी बात करते हो? डिवाइस ड्राइवर की बात करते हो। तो डिवाइस ड्राइवर के साथ जो कम्युनिकेशन होता है ना, डिवाइस ड्राइवर के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशंस भी हम किसके थ्रू मैनेज करवाते हैं? वो हम डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू करवाते हैं। डिवाइस ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है? कौन? डिवाइस मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिल्कुल। आपके जितने पेरिफेरल डिवाइस होती हैं वो सारी की सारी पेरिफेरल डिवाइस का मैनेजमेंट आपका डिवाइस मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। देखो नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे पास में ये जो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास मैनेजमेंट था, इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा फंक्शनलिटी की बात करें तो हम कहते हैं कि इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम किसकी फंक्शनल देते हैं? इसके अलावा में सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन की फंक्शनल देते हैं। किसकी देते हैं? सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन की फंक्शनल देते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने जो डेटा रख रखा है वो भी सिक्योर है हमारा। ठीक है, हमें प्रोटेक्शंस देता है उस डेटा का कि वो डेटा आपका क्या नहीं होगा? आपका डेटा डिलीट नहीं होगा।
ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी हमें कौन देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। हम बात करते हैं यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। अब यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट का मतलब यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू जब इंटरेक्ट करता है तो उसके लिए यूजर का इंटरफेस प्रोवाइड करता है कौन, ओएस। जैसे आप नाम सुना होगा कमांड लाइन इंटरफेस या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, नाम सुने, कमांड लाइन इंटरफेस, या फिर हम किसकी बात करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो आपको कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। और सेकंड हम बात करें किसकी, ग्राफिकल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो आप कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा आप किससे, ओएस से इंटरेक्ट होते हो। ठीक है, जैसे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका जीयूआई बेस्ड होता है ना। जैसे आपके पास में एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप किस बेस्ड है, जीयूआई बेस्ड है। आपके पास में सारे के सारे आइकन बने हुए हैं। आप जो मोबाइल फोन में जब आप कोई भी एप्लीकेशंस की बात करते हो, कोई भी एप्लीकेशंस पे काम करते हो, तो आपके पास क्या बने हुए, आइकन्स बने हुए हैं। आप उन पे क्या करते हो, टच करते हो, है ना, उस एप्लीकेशन को यूज करते हो। तो वो जो इंटरफेस होता है वो आपका कैसा होता है, जीयूआई होता है ना, ग्राफिकल बेस्ड होते हैं आपका इंटरफेस। फिर जैसे नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास में नेक्स्ट जैसे हम कहते हैं रिसोर्स का मैनेजमेंट हो गया, है ना, रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया आपका। रिसोर्स मैनेज, अब सभी टाइप के रिसोर्स आ जाएंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट के सभी टाइप के रिसोर्स आ जाएंगे, चाहे फिर वो एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई रिसोर्स हो, चाहे हार्डवेयर से रिलेटेड रिसोर्स हो, सब रिसोर्स की बात कर लेते हैं इसमें, रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, फिर अगर बात करें तो हम बात करते हैं सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। हम बात करते हैं सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, सिस्टम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। फिर जैसे आपके पास में एरर एरर अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर कोई एरर आती है तो एरर का क्या करना, डिटेक्शंस करना, और साथ में एरर की क्या करना, हैंडलिंग करना। जैसे आपने आपने देखा होगा ना, एक ट्रबो शूट प्रोग्राम चलता है, देखा आप कई बार, जैसे आपकी कुछ एरर आती है तो आप किसकी बात करते हो, आप ट्रबो शूटिंग की बात करते हो। ट्रबो शूटिंग की बात करते हो, जो ऑटो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे काम करता है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे काम कर क्या करता है, वो आपकी एरर को चेक करता है और कोशिश करता है एरर क्या हो जाए, सोल्व हो जाए। तो ऑपरेटिंग की फंक्शनलिटी होती है। फिर जैसे आपको आपको नेटवर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, आपके कंप्यूटर्स को इससे नेटवर्क से जोड़ने के लिए आपकी हेल्प करना, ये काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करके देता है। है ना, ये इतने सारे टाइप्स के जो आपके वर्क होते हैं, इतने सारे टाइप्स के वर्क किसके होते हैं, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के होते हैं। और इतने सारे टाइप्स के वर्क्स के रूप में हम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो मेजर फोकस करते हैं, वो मेजर फोकस करते हैं प्रोसेस का मैनेजमेंट और मेमोरी का मैनेजमेंट। और उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे लेवल क्वेश्चन बनते हैं। जबकि हम बात करें पिछले एग्जाम बात करें तो पिछले एग्जाम में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लगभग 7 के समथिंग क्वेश्चन थे आपके बीसीआई में, एससीआई में इससे ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। देखो नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके आगे कॉन्सेप्ट बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो भाई आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप अपनी जो पढ़ाई है उसको प्रॉपरली अच्छे से करो। आपने अपना माइंडसेट बना के आपने कोचिंग में एडमिशन लिया है, क्योंकि कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको न तो किसी ने फोर्स किया होगा, न हमारी तरफ से कोई कॉल वगैरह गया होगा। आपने अपनी स्वेच्छा से आपने एडमिशन लिया है, और जिस हिसाब से आपने एडमिशन लिया है
जिस हिसाब से आपने यहाँ पे आके और अपना एक टाइप से मेरे ऊपर जो आपने अपनी जिम्मेदारी मुझे बताई है कि सर हमें जॉब लगना है, तो मेरी भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके साथ मेहनत करूँ। और हाँ, मैं आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, आश्वासन दे रहा हूँ कि मेरी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। आपके टाइम टू टाइम आपके सारे के सारे टेस्ट होंगे, आपका टाइमली आपका सिलेबस कवर होगा, हमारी तरफ से आपके फुल एफर्ट्स के साथ हमारी तरफ से काम करवाया जाएगा। मेरे साथ साथ जितनी अदर फैकल्टी है वो सारी की सारी फैकल्टी आपके साथ अच्छी मेहनत से काम करेंगे, चाहे फिर वो रीजनिंग की फैकल्टी हो, चाहे फिर ज्योग्राफी फैकल्टी हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, सारी फैकल्टी आपके साथ बढ़िया लेवल से मेहनत करेंगे। और वो जो मेहनत है वो मेहनत आपके तभी आपके निखर के आएगी जब उनकी मेहनत के साथ आपकी मेहनत रहेगी। क्योंकि कोचिंग कभी आपको सिलेक्शन नहीं देती, लेकिन हाँ, कोचिंग के बिना सिलेक्शंस में डिफिकल्टी बहुत होती है। कोचिंग जो सिलेक्शंस के रूप में आपके साथ काम करती है ना, वो काम ये करती है, कोचिंग आपको एक मार्गदर्शन देती है कि आपको पढ़ना कैसे है। जैसे मान के चलो आपके सामने अभी मैंने आपके सामने जो टॉपिक पढ़ा है फंक्शनलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप सेम एज इट एज आप बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन बुक से पढ़ के इसको समझने में आपको जो प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम्स आपकी कोचिंग सोल्व कर देती है। अब मेरे साथ में आपने जब इसको पढ़ा, मेरे साथ में आपने समझा, तो आपने क्या किया, आपने इस चीज़ों को फील किया, अच्छा ऐसा होता है, और ये आपके माइंड में क्या होगा, जल्दी सेट हो गया। वो आपको बुक में सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये चीज़ आपको कोचिंग से मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद आपको सेल्फ इन सभी चीज़ों को वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। जब टेस्ट होंगे तो टेस्ट में आपको अपने आप को परफॉर्म करना पड़ेगा, टेस्ट के सॉल्यूशंस के बेस पे अपने वापस से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। इन चीज़ों को बार बार आपको रिवाइज करता रहना पड़ेगा। जैसे अगर आप मेरी लाइफ की बात करो तो मुझे लग रहा है कि मैंने शायद ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने शायद 40 से ज़्यादा बार पढ़ा दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आप 40 से ज़्यादा बार पढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद में पढ़ता रहता हूँ। उसके बाद में क्लास लेने से पहले एटलीस्ट मैं 15-20 मिनट आधे घंटे में ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ के आता हूँ। और जब भी मैं टेस्ट बनाता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, तब मैं वापस से पढ़ता हूँ चीज़ों को। तो आप सोच के देखो, मैंने 40 से ज़्यादा बार पढ़ा दिया, उसके बाद भी मैं पढ़ रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके सामने बिल्कुल एज ए इस टाइप से अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ कि मैं आपके सामने स्टूडेंट्स बन के आपको पढ़ाऊँ। क्योंकि एक अच्छा टीचर वही होता है जो कंटिन्यू पढ़ता रहता है। जब तक एक टीचर है, वो अच्छा टीचर तब तक है जब तक वो अप टू डेट है और लगातार कंटिन्यू पढ़ के आ रहा है। जिस दिन उसने पढ़ना बंद कर दिया, इसका मतलब है कि वो उन्हीं चीज़ों पे काम करता रहेगा जो चीज़ें उसके माइंड में फिक्स है। जबकि आज के दिन एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। आज के दिन एग्जाम का जो पैटर्न डायनेमिक है। अब डायनेमिक पैटर्न का मतलब है कि जो चीज़ें हमने पढ़ ली, उनके अलावा आगे की चीज़ें के ऊपर भी हमें काम करना चाहिए। क्योंकि एग्जाम के जो क्वेश्चंस आज जो पूछे जा रहे हैं और आज से 10 साल जो पहले क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, उनमें दिन रात का अंतर है। अब जो बेसिकली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें जनरली ये होता है कि आपसे आपकी नॉलेज के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जैसे आज की बात बताऊँ मैं आपको, आज मॉर्निंग में एक स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आता है कि सर आप कोचिंग में कितने बजे आते हो? मैंने कहा मैं तो 11 बजे के समथिंग आ जाता हूँ। तो बोले सर मैं आज आपकी कोचिंग में आना चाहता हूँ, मैं आपके थ्रू सर मैं सूचना सहायक बनाऊँ, और सर मैंने आपको मतलब आज तक मैंने आपको कभी रियल में मतलब फेस टू फेस देखा नहीं है, और मैं आज आपका आशीर्वाद लेने आना चाहता हूँ। क्योंकि सर मेरी पहली सैलरी आई है, और मेरी पहली सैलरी पे मैं कोचिंग में आके आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मिठाई खिलाऊंगा और आपका आशीर्वाद लेना है। और साथ में उसने, वो तो ठीक है, वहां तक तो बहुत बहुत सही था, लेकिन उसने मुझे पहली सैलरी के रूप में उसने मुझे लिफाफे में गुरु दक्षिणा दी। आप सोच लो कि एक टीचर के लिए इससे बड़ी क्या हो सकता है कि स्टूडेंट पहली सैलरी की कुछ हिस्सा गुरु को अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में दे रहे हैं। तो ऐसे होता है कि जब इस टाइप से जब कोई सामने आके, वो क्या हुआ कि मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैंने हेमंत सर बोल दूँ कि सर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, मिठाई वगैरह खिलाएंगे तो खिला देंगे, बच्चों से रिप्रेजेंट करवाएंगे। अब गुरु दक्षिणा के रूप में उसने मुझे लिफाफा थामा। अब मैं उसको कैसे लूँ यार, एक गुरु होने के नाते। तो फिर मैंने लिफाफे को लेकर एमडी सर को नहीं कहा कि एमडी सर इसको रखो, और इसमें इतने रुपए अपनी कोचिंग से मिलाओ, और फिर अपन गरीब बच्चों को कुछ भी मतलब ऐसे स्वेटर वगैरह कुछ दान करके आएंगे, तो वो चीज़ करेंगे, है ना। जितने रुपए दिए हैं इतने अपनी कोचिंग से मिला के, और भी मिलाने पड़े तो और मिला लो, लेकिन अब उस चीज़ को इस टाइप से यूज करेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक गुरु को इस टाइप से मानना शिष्य ने कि उसने अपनी पहली सैलरी का हिस्सा भी मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दिया। और उसने बताया कि सर मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने आपसे सूचना सहायक के टाइम पे मैंने आपसे पढ़ाई की, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पढ़ाई की, क्योंकि सर मैं स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे सूचना सहायक के एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशंस मुझे करना था। तो उस टाइम पे मेरे पास में कम टाइम था, मैंने आपसे शॉर्ट ड्यूरेशन जो आपसे पढ़ाई की, तो सर मैंने आपसे मेरी लाइफ में बहुत कुछ सीखा, और उसके बाद में लाइफ में चेंजमेंट हुआ, और आज सर जॉब कर रहा हूँ, ये सब आपकी बदौलत है।
तो मैं यही चाहूँगा भाई आप भी अपनी लाइफ में इसी तरीके से एक मुकाम हासिल करो, और जो हमारा गुरु शिष्य का जो रिश्ता बना है इसको हम बहुत अच्छे मुकाम से लाइफ टाइम ऐसे ही निभाते रहें। और ये रिश्ता तभी निभेगा जब आप क्या होगे, सक्सेस होंगे। क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर हमारा जो लाइफ का गोल है, हमारा जो लाइफ का एम है, वो एम फिक्स है कि हम स्टूडेंट्स की सक्सेस के लिए आगे हमेशा काम करते रहेंगे। अब आप लोग हो, आप लोग सक्सेस होकर निकल जाओगे, उसके बाद और भी स्टूडेंट्स आएंगे, वो भी सक्सेस होंगे। और मैं तो ये चाहूँगा कि जब आपके बच्चे पढ़ने जोगे हो जाएं तब तक मैं पढ़ाता रहूँ, है ना। एटलीस्ट मैं इतना पढ़ाऊँ कि आपके बच्चों को भी मैं एक बार कहूँ कि हाँ ठीक है, आपके जो फादर थे वो भी यहीं पढ़ के गए, है ना। अच्छी बात है, आप बढ़िया से अच्छे से अपनी तैयारी करो। और अब लाइफ में ये टाइम है कि जिसमें आप इस पॉइंट पे पहुंच चुके हो कि लाइफ में जॉब लगने के लिए एक तपस्या जरूरी है। और वो जो तपस्या है वो तपस्या इस टाइप से होनी चाहिए कि फिर लगना चाहिए, हमें खुद को फील होना चाहिए कि हाँ हम जॉब लगने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और उसके लिए आपको रियल में कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि जब इंसान 18+ हो जाता है उसके बाद में मान लिया जाता है कि वो गवर्नमेंट चुन सकता है। वो आदमी जब गवर्नमेंट चुन सकता है तो फिर आदमी खुद के लिए तो काम कर ही सकता है। तो इसलिए आपको अपने लिए काम करना है, बेस्ट काम करना है, अच्छे से मेहनत करना है। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, हर फैकल्टी आपको टाइम टू टाइम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेगी। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गया।